Hi everyone, welcome back to my channel. Hope so that your preparations are going really well. And yes, today we are gonna revising composition levy. कल हमने चार्ज ऑफ जीएसटी का जो है रिवीजन वो मैंने अपलोड किया था पार्ट 1. ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी का, जिसमें मैंने रिवाइज करवाया था सेक्शन 9 क्लॉज 1 से 9 क्लॉज 5 तक इन डिटेल सारे प्रोविजन सारे पॉइंट्स. ठीक है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप लोग देख सकते हैं. आज हम पार्ट 2 रिवाइज करेंगे जिसमें आएगा अपना कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10. ओके, सो छोटा सा है ये, बहुत ऐसे वास्ट नहीं है बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कंपोजिशन लेवी का रिवीजन शुरू करते हैं. इसमें क्या होता है कि ये जो स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम है, वो वॉलेंट्री और ऑप्शनल स्कीम है स्पेसिफिकली स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए. ठीक है, ताकि उनको बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस ना करना पड़े. वैसे उनका स्मॉल टैक्स पेयर मतलब क्या होता है, उनका टर्नओवर कम होगा, तो गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिया है कि अगर आप चाहो तो कंपोजिशन लेवी का फायदा उठा सकते हो और कम रेट में टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन हमारी कुछ बातें माननी पड़ेगी. ठीक है, सो गवर्नमेंट की कौन कौन सी बातें हैं जो स्मॉल टैक्स पेयर्स को माननी पड़ेगी, तब जाके उन लोग कंपोजिशन लेवी का फायदा उठा सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे मेजरली 3 सेक्शंस होंगे, 10 क्लॉज 1, 2 एंड 2A. ओके, तो यहाँ पे 10 क्लॉज 1 एंड 2 बात करता है गुड्स एंड रेस्टोरेंट के बारे में, गुड्स एंड रेस्टोरेंट की सर्विसेज. ओके, तो यह गुड्स एंड रेस्टोरेंट की सर्विसेज में अगर यहाँ पे टर्नओवर की बात कर रहे हैं कि कितना टर्नओवर होना चाहिए कंपोजिशन लेवी में लिए एलिजिबल होने के लिए, तो स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स है, आपको याद है कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है? देखो, मैं कैसे याद करती थी कि जैसे नॉर्थ के, इंडिया में जितने भी नॉर्थ के स्टेट्स है ना, फॉर एग्जांपल आपके जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. ठीक है, ये मैं ऐसे याद करती थी कि ऊपर ऊपर के स्टेट्स. उसके बाद फिर मैं देखती थी कि अब मन हो रहा है कि मैं असम और त्रिपुरा घुमाऊं. ओके, और मन से आ गया, एम से आपका मिजोरम, मणिपुर और मेघालय. ए से आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश और एन से आ गया आपका नागालैंड. मैं ऐसे याद करती थी. नॉर्थ के जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. फिर मन हुआ कि मैं असम और त्रिपुरा भी घूम लूं. ठीक है, सो जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम और त्रिपुरा. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे देखो, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसमें से आपको हिमाचल प्रदेश, असम और जम्मू एंड कश्मीर को हटा के, एक्सेप्ट दीज 3 स्टेट्स, टर्नओवर लिमिट है आपका 75 lakhs का. ओके, एंड बाकी सारे रिमेनिंग स्टेट्स के लिए टर्नओवर लिमिट है योर 1.5 करोड़. ओके, 1.5 करोड़. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, टर्नओवर में सारी चीजें इंक्लूड होती है. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या होता है. और सेक्शन 2 बात करता है सर फुल फ्लेजेड सर्विसेज के बिजनेस में जो एंगेज्ड है, जो फुल फ्लेजेड सर्विस ही सप्लाई करता है, उस केस के लिए टर्नओवर लिमिट 50 lakhs रखी गई है. ओके, नो नोट, नो लिमिट फॉर गुड्स. देखो, आपको पता होगा, आपने क्योंकि अब रिवीजन देख रहे हो तो आपने पढ़ा होगा कि जब आप गुड्स बेचने के लिए एंगेज रहते हैं तो आपको सर्विसेज अलाउड नहीं रहती, सिर्फ मार्जिनल सर्विसेज अलाउड रहती. आप उतनी ही सर्विस कर सकते हो. लेकिन जब आप फुल्ली सर्विसेज के बिजनेस में एंगेज्ड है तो आप गुड्स कितना भी बेच सकते हो. गुड्स में कोई भी लिमिट नहीं है, जितना बेचना है बेचो. ठीक है, ये रिवीजन वीडियो अदरवाइज मैं आपको सारे रीजन के साथ एक्सप्लेन करती कि ऐसा क्यों हुआ, इतना टर्नओवर क्यों है, इतने रेस्ट्रिक्शंस इसमें क्यों है, इसमें क्यों नहीं है, तो वो सारी चीजें. बट सिंस इट इज रिवीजन वीडियो, विल क्विकली रिवाइज इट. ओके, देखो, अब ये टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम, व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस टर्नओवर, ये 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 lakhs, क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या एक्सक्लूड होगा फ्रॉम द एग्रीगेट टर्नओवर. तो क्या क्या इंक्लूड होगा सर, देखो, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, जैसे कि आपका टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड होगा. ठीक है, ऑफ द पर्संस हैविंग द सेम पेन कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस. ओके, नाउ इसको मैं बाद में बताती हूँ, ये वाला नोट एक इंपॉर्टेंट है. और क्या क्या एक्सक्लूड होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. देखो, इनवर्ट सप्लाई क्या होता है, इनवर्ट सप्लाई मतलब एक तरीके का वो परचेस हुआ.
अब जो आप चीज परचेस कर रहे हो और जिसमें रेसिपिएंट मतलब आप टैक्स पे कर रहे हो, तो वो आपका टर्नओवर पे थोड़ी इंक्लूड होगा, दैट इज नॉट योर टर्नओवर। ठीक है, वो अपनी चीज परचेस की है एंड इसमें आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनने वाला, और ये जो जीएसटी के अमाउंट है वो भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके, अब ये थर्ड वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है देखो। Value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans, advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount। अब देखो, ऐसे कितने लोग हैं जिनका इंटरेस्ट इनकम होता है। बैंक में अगर आप डिपॉजिट करवाए हो पैसा, ठीक है, आपने किसी को लोन दिया है, तो आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। तो ऐसा तो हर दूसरे इंसान को इंटरेस्ट इनकम होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप गुड्स के सप्लाई में इन्वॉल्व हो तो आप मार्जिनल सर्विसेज ही दे सकते हो। ठीक है, अभी ये जो इंटरेस्ट की सर्विस है, ये तो हर बिजनेसमैन को, हर नॉर्मल इंसान को होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इसको एग्रीगेट टर्नओवर जब आप कैलकुलेट करते हो तब आपको इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जैसे एग्जांपल देती हूँ। आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए अगर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम में आना है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो अब 1.5 करोड़ का जब आप कैलकुलेट करोगे पूरा एग्रीगेट टर्नओवर, तो उसमें जो जो एक्सक्लूड इंक्लूड करना है वो करोगे, एक्सक्लूड करना है वो कर दिए। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका टर्नओवर आया 1.45 करोड़, 1.45 करोड़ आ गया। अब आपको इंटरेस्ट की जो इनकम हुई है, इंटरेस्ट की जो इनकम हुई है वो हुई है फॉर एग्जांपल आपकी 6 करोड़ की। ठीक है, वो 0.6 करोड़ की इनकम हुई है। ठीक है, तो अगर 0.6 करोड़ ऐड करोगे तो ये तो 1.5 करोड़ से थोड़ा एक्सीड कर जाएगा ना, ये तो 1.5 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा, है ना। ये देखो, तो सर आप देखो, सिर्फ इसकी इंटरेस्ट इनकम को ऐड करने के कारण उसका टर्नओवर लिमिट 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गया, एंड उसके बाद वो कंपनसेशन स्कीम में अब वो एलिजिबल नहीं है आने के लिए। तो ऐसे कई केसेस हो सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ऐड करने के कारण आप एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाते हो और आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठाने नहीं मिलता। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आपको जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते टाइम इंटरेस्ट इनकम को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब आप इंक्लूड करते हो तो उसमें सारी चीजें इंक्लूड होगी, इंपोर्ट सॉरी आपका एग्जाम, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाईज, एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन सर कंपोजिशन लेवी में अगर आप आ गए, जिस भी दिन आप कंपोजिशन लेवी में आ गए उस दिन के बाद से, फॉर एग्जाम्पल आप 1 अप्रैल को कंपोजिशन लेवी में आए, इसके बाद से यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाईज। ठीक है, देखो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, नोट है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट सप्लाईज आर रेलेवेंट ओनली फॉर डिटरमाइनिंग द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर preceding financial year as composition taxpayer is not eligible to make interstate supplies in the said financial years। इस फाइनेंशियल ईयर में यू आर नॉट एलिजिबल टू मेक एनी काइंड ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज। ठीक है सर, इंटरस्टेट सप्लाईज एक्सपोर्ट्स आप नहीं कर सकते हो। डन, क्लियर। अब देखिए points to remember for applicability of this aggregate turnover scheme, compute the aggregate turnover पैन वाइज। आपको पैन वाइज कैलकुलेट करना है, लेकिन पेमेंट के केस में आपको स्टेट वाइज टर्नओवर देखना है। देखो आप जब कंपोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हो तो आपके पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट्स में आपका बिजनेस है, ठीक है, पैन वाइज जितने भी स्टेट्स में आपका बिजनेस है, जहां पे भी जो भी रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का, ठीक है, और नहीं भी है तो भी आपको सारे का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है। लेकिन आप जब टैक्स पेमेंट करोगे ना, तब आपको जिस स्टेट का टैक्स पे करना है उसी स्टेट का टर्नओवर आपका कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, ये क्लैरिफाई किया है बस, और कुछ नहीं। एडवांटेजेस क्या है इसके, सबसे पहला तो लो रेट ऑफ टैक्स, आपको कम रेट ऑफ टैक्स देना है, हैसल फ्री है, सिंपल प्रोसीजर्स है टैक्स पेयर्स के लिए, सिंपल कैलकुलेशन है, टैक्स बेस्ड ऑन टर्नओवर, डायरेक्टली टर्नओवर का इनटू टैक्स रेट, बस
बाकी कुछ नहीं, बहुत ऐसे एडवांस है। अ वेरी सिंपल एनुअल रिटर्न, इसका एक एनुअल रिटर्न होता है, वो भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स क्या क्या होते हैं, देखो रेट ऑफ टैक्स क्या होते हैं सर। गुड्स के केस में तीन लोग हैं, तीन बाइफर्केशन है, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस वाले एंड अदर्स, ठीक है, अदर देन दिस मैन्युफैक्चरर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस। तो मैन्युफैक्चरर अगर है तो उस केस में आपका टैक्स रेट होगा 0.5 प्लस 0.5, दैट इज 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। टर्नओवर, पूरा पूरा टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। रेस्टोरेंट के केस में क्या हो जाएगा आपका 5%, 2.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। एंड अदर्स के केस में आप ध्यान से देखना 1% रहेगा, 0.5 ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ये दोनों में क्या था, प्योर टर्नओवर, बट यहाँ पे टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज रहेगा। एग्जाम सप्लाईज बाकी चीजों का कैलकुलेट आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। आगे इसके क्वेश्चन से मैं बताऊंगी आगे। टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है सर, क्लियर। एकदम अच्छे से आराम से मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, हड़बड़ा नहीं रही हूँ, ठीक है ना। प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग द स्कीम, क्या प्रोसीजर होता है जब आपको ऑप्ट करना है ये स्कीम। आपको, आपने सोच लिया और आप एलिजिबल हो इस स्कीम में एंटर करने के लिए, बट अब प्रोसीजर क्या है एंटर करने का वो तो पता करना पड़ेगा ना। तो देखो, सबसे पहले कैटेगरी ऑफ पर्सन देखना पड़ेगा। इफ यू आर अ न्यू रजिस्ट्रेशन, यू आर गोइंग टू टेक द न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो उस केस में आप कैसे करोगे। इसके पहले आप अनरजिस्टर्ड थे, जीएसटी में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ था। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है, तो आप क्या करोगे, आप एक इंटीमेशन फाइल करोगे व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन इन पार्ट बी, दैट इज फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 01। जीएसटी आरईजी 01 में पार्ट बी में आपको इंटीमेशन देना है कि मैं कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है। उसका इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी क्या होगा, फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन का डेट इफेक्टिव होगा उस दिन से आपका कंपोजिशन लेवी का डेट भी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो, बट रजिस्टर्ड पर्सन हो अंडर रेगुलर स्कीम, ओके, अब आपको ऑप्ट करना है कंपोजिशन लेवी के लिए, तो आप कैसे करोगे, तभी भी आपको इंटीमेशन फाइल करना है द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम, बट इट शुड बी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपको 1 अप्रैल 2025 से कंपोजिशन लेवी में आना है, तो आपको प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आपको इंटीमेशन फाइल कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब आपने प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इंटीमेट कर दिया, तो इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल 2025, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब व्हाट आर द कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी, देखो जो भी पर्सन ऑप्ट करते हैं कंपोजिशन लेवी के लिए इज नाइदर अ सीटीपी नॉर अ एनआरटीपी। सीटीपी नहीं होना चाहिए, एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर, ध्यान से पढ़ना, ये मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडिंग अगर लिखा होगा तो वो अलाउड है, बट ही इज नॉट एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। कौन कौन से नोटिफाइड गुड्स है सर, नोटिफाइड गुड्स है आपके आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ये सारे जो नोटिफाइड गुड्स है, अगर ये कोई सप्लायर इसमें एंगेज्ड है, ये सारी गुड सप्लाई करता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। ऐसा क्यों सर, देखो आपको गवर्नमेंट, जो आप है गवर्नमेंट को वो कम रेट पे टैक्स पे करोगे, या तो 1%, 5% ऐसा। अब आप इसका नेट पे एक बार रेट चेक करना, ठीक है। ये एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड ऑल, आइसक्रीम का 28%, 18%, ये सब हाई रेट ऑफ टैक्स है। तो क्या गवर्नमेंट चाहेगी क्या कि अब ज्यादा रेट ऑफ टैक्स ना देके आप हमको कंपोजिशन लेवी में आके कम रेट ऑफ टैक्स दो, नहीं चाहेगी ना। तो इसीलिए सर गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप इसमें एंगेज्ड हो, तो अगर आप कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हो, तो ही इज नॉट एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ठीक है। अब सर he shall pay tax under 93 and 94 on inward supply, inward supply में तो टैक्स पे करेगा 93 और 94 में। एंड उसको क्या करना है, shall mention the word composition taxable person not eligible to collect tax,
सप्लाईज। आपको अपने बिल में, टॉप ऑफ द बिल में लिखना है कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैं टैक्स कलेक्ट नहीं करूंगा, एंड उसको वहां पे क्या लिखना है, बिल ऑफ सप्लाई लिखना है, ना कि टैक्स इनवॉइस। वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये बिल ऑफ सप्लाई है। ठीक है सर। एंड उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा ना, उसके बाहर उसको लगाना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ओके, ये थे आपके एलिजिबिलिटी और कंडीशंस। अब आ जाओ कौन कौन एलिजिबल नहीं है टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। सो देखो, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। कौन कौन से रजिस्टर्ड पर्सन जो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के लिए, तो ये देखो, supplier engaged in the making and supply of goods or service which are not leviable to tax, that is non tax। अरे भाई, अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो तो आप में कंपोजिशन स्कीम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उसमें टैक्स ही पे नहीं करना है ना, वो गुड्स तो नॉन टैक्सेबल है। ठीक है, सो इफ यू आर एंगेज्ड इन मेकिंग दिस काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि टैक्सेबल ही नहीं है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएंगे। नाउ, अगर जो सप्लायर engaged है in making any interstate outward supplies of goods or services, मैंने आपको क्या बताया था कि एग्रीगेट टर्नओवर जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तब सारे सप्लाईज ले लो, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, एवरीथिंग। बट जैसे ही आप कंपोजिशन लेवी में कदम रखे, उसके बाद से आप अलाउड नहीं हो इंटरस्टेट सप्लाई करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा कंपोजिशन स्कीम से। ठीक है सर। नाउ, person supplying any goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। सी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन ईसीओ के थ्रू कोई गुड सप्लाई करता है, ठीक है, और वो ईसीओ को क्या कर रहा है, वो ईसीओ जो है वो अंडर सेक्शन 52 टीसीएस कलेक्ट करता है, तो ये वाला जो पर्सन है अगर इस पे इन्वॉल्व है तो वो भी कंपनसेशन स्कीम में नहीं आ सकता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देती हूँ। ये देखो क्या लिखा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर 2023 फॉलोइंग प्रोसीजर शेल बी फॉलोड बाय ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर ईसीओ के थ्रू कोई गुड सप्लाई करता है, वो ईसीओ जो है इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, तो क्या वो ऐसा कर सकता है क्या? हाँ जी, कंपोजिशन जो टैक्स पेयर है ना, वो ईसीओ के थ्रू गुड सप्लाई कर सकता है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अदरवाइज ही इज नॉट अलाउड टू सप्लाई गुड्स थ्रू ईसीओ व्हेन ही इज इन कंपोजिशन टैक्स पेयर। ओके, व्हेन ही इज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो देखो कौन कौन से कंडीशंस है। इट शैल नॉट अलाउ एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट बाय द सेड पर्सन। जो ईसीओ है ना, वो कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं करेगा। ठीक है, जो उससे कंपोजिशन टैक्स पेयर ने उससे करवा रहे हैं जो गुड सप्लाई, लेकिन वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए ना। वो कलेक्ट करेगा टैक्स at source under section 52(1) in respect of supply of goods made through it by the said person and pay to the government as per provisions of 52(3)। ठीक है, वो टीसीएस टैक्स कलेक्ट करेगा एंड देन वो गवर्नमेंट को पे करेगा चुपचाप। ठीक है, लास्ट ईसीओ जो है फिर वो फर्निश करेगा। अब वो बताएगा, जैसे अपन जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, 3B फाइल करते हैं, तो वैसे ही ईसीओ जो है ना, वो फर्निश करेगा डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन फॉर्म जीएसटीआर 8 ऑन द कॉमन पोर्टल। ये तीन जो है वो कंडीशंस ईसीओ सेटिस्फाई करेगा एंड फिर कंपोजिशन टैक्स पर भी ईसीओ के थ्रू सप्लाई गुड्स कर सकता है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरर है, अगर आप आइसक्रीम के, पान मसाला के, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है, so he is not allowed to make composition levy। okay, इधर वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सीटीपी नहीं होना चाहिए, एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सिर्फ गुड्स में एंगेज्ड है और आपको थोड़ी सी सर्विस करनी है सप्लाई, तो आप इतनी सर्विस कर सकते हैं, दैट इज मार्जिनल सर्विस। ओके, क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल सर्विस। एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स अलाउड टू सप्लाई सर्विसेज, लेकिन अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि 10(1) और 10(2) में ऑलरेडी गुड्स और रेस्टोरेंट आते हैं, रेस्टोरेंट की सर्विस आती है। रेस्टोरेंट की सर्विस में कोई लिमिट नहीं है ना, आप कितना भी उसको सप्लाई कर सकते हो। बट अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस अगर कोई सर्विस है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल सर्विस ही प्रोवाइड कर सकते हो अलॉन्ग विथ सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस। कितना? 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट
और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपके स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का जितना भी टर्नओवर होगा उसका 10% या तो फिर 5 लाख 5 lakhs विच एवर इज हायर, इतना आप जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 6 lakhs जो है वो आपका टर्नओवर इन स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो अब आप क्या, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा शायद, 6 lakhs आपका टर्नओवर इन स्टेट है, 10% कितना होता है 6 lakhs का, बताओ 10% कितना होता है आपका 60,000 होता है, ठीक है, और 10% विच एवर और 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो 5 लाख तक की आप सर्विस जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा, बस इतना ही था इसमें, बट क्वेश्चंस बनते हैं बहुत। यहाँ पे क्या है, आपको टर्नओवर पे जो है वो इंटरेस्ट वाला जो इनकम है वो इंक्लूड नहीं करना है, ये बोला गया। अदर पॉइंट्स क्या है सर, ये देखो अपन ने गुड्स का पढ़ा ना, सप्लायर ऑफ गुड्स, सर्विस के केस में सारी चीजें सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे नोटिफाइड गुड्स है ना, यहाँ पे नोटिफाइड सर्विसेज है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अब देखो अदर पॉइंट्स क्या होता है, बिल ऑफ सप्लाई शैल बी इशूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, मैंने बता चुका है। टैक्स शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट, आईटीसी भी आपको अवेल करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड शैल इंक्लूड ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पेन। इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस है वो छत्तीसगढ़ में है एंड ऑल्सो आपका नागपुर में भी है, महाराष्ट्र, ठीक है, तो आपका अगर छत्तीसगढ़ में आप चाहते हो कि कंपोजिशन स्कीम में आओ और यहाँ पे आप रेगुलर स्कीम में हो, ऐसा अलाउड नहीं है। आपको या तो दोनों में आप रेगुलर स्कीम में रहो या तो आपको दोनों में कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बोल रहा है सारे रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेम पेन कंपोजिशन स्कीम अवेल करेंगे, ठीक है। पेनल्टी शेल बी इम्पोज्ड इन केस ऑफ इरेग्युलर अवेलमेंट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, अगर आपने कुछ गड़बड़ की, ये सारे एलिजिबिलिटीज जो है वो फुलफिल नहीं किए, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। अब आपको मजा नहीं आ रहा है, मजा मतलब या तो आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया या फिर कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप विथड्रॉ भी कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम से। कैसे, देखो पहला तो हु सीजेस टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, हमने अभी तक जितनी कंडीशंस पढ़ी, फॉर एग्जांपल किसी ने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, तो नाउ ही सीजेस टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड अब उसको कंपोजिशन स्कीम से विथड्रॉवल चाहिए, ठीक है। या तो फिर उसने टर्नओवर लिमिट एक्सीड कर दिया या फिर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो वो इंटीमेशन फाइल करेगा फॉर विथड्रॉवल फ्रॉम द स्कीम इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। कब, जिस दिन उसने फॉर एग्जांपल इंटरस्टेट सप्लाई किया वहां से विद इन 7 days वो ये इंटीमेशन फाइल करेगा, ओके। और इफेक्टिव डेट क्या रहेगी विथड्रॉवल की, जो डेट उसने इंटीमेशन पे मेंशन की होगी वो डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन हिज इंटीमेशन, ओके। अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, एनी इंटीमेशन और विड्रॉवल और डिनायल ऑफ ऑर्डर डीम्ड फॉर ऑल स्टेट, मतलब अगर एक स्टेट के लिए आपने विड्रॉवल के लिए डाला तो हम डीम्ड कर लेंगे कि सारे स्टेट में आपका कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉवल हो रहा है, ठीक है। अगर सारे स्टेट का एक साथ आपको कंपोजिशन स्कीम मिल रहा है तो विड्रॉवल भी सबका एक साथ होगा, ठीक है। सेकेंड केस क्या बोलता है सर, हु इंटेंड्स टू विथड्रॉ फ्रॉम द सेड स्कीम, जिसको मन कर रहा है कि वो विड्रॉ कर ले, तो वही एप्लीकेशन फाइल करेगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बिफोर द डेट ऑफ सच विथड्रॉवल, जिस दिन वो विड्रॉ करने वाला है उसके पहले वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, ओके। इसकी इफेक्टिव डेट क्या रहेगी सर, जो उसके इंटीमेशन पे डेट उसने लिखी होगी वही इफेक्टिव डेट होगी, ठीक है। अब अपन थर्ड केस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है प्रॉपर ऑफिसर, देखो डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम बाय द टैक्स अथॉरिटीज, आप अब इसको उसमें खुद से विड्रॉवल नहीं डाल रहे हो, प्रॉपर ऑफिसर ने, टैक्स अथॉरिटीज ने डिनाई कर दिया कि आप कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकते हो, ओके। प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजंस है टू बिलीव कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, और या तो फिर उसने कोई कंडीशंस कॉन्ट्रावीन किए हैं, प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन किए हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा सर, एससीएन इशू करेगा। एससीएन क्या होता है, शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस। फिर जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। और अगर वो रिप्लाई से प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है तो वो ऑर्डर पास करेगा, या तो उसको एक्सेप्ट करना है या तो वो डिनाई कर सकता है, ठीक है। अब इफेक्टिव डेट क्या होगी, शेल बी फ्रॉम द डेट इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट डिटरमाइंड बाय द टैक्स अथॉरिटीज, लेकिन सर वो जो इफेक्टिव डेट है ना वो जिस दिन उसने कॉन्ट्रावीन किया था उससे पहले की नहीं हो सकती, उसके बाद ही उसका क्या हो जाएगा सर, आपका इफेक्टिव डेट होगा ऑफ द डिनायल ऑफ फ्रॉम द अथॉरिटीज, ठीक है।
फ्रॉम दिस स्कीम। अब इन ईच ऑफ द अबव केस जो भी पर्सन फर्निश करता है स्टेटमेंट, तो उसको क्या करना है कि जब वो विड्रॉवल कर देता है, देखो अभी तक जब तक वो कंपोजिशन स्कीम में था, इज ही एलिजिबल टू अवेल आईटीसी? नो। लेकिन जैसे ही वो विड्रॉ करेगा कंपोजिशन स्कीम से, उसको आईटीसी मिलेगा ना। तो इसके लिए उसको क्या करना है, स्टेटमेंट फर्निश करना है विच कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, finished goods held in stock by him on the date on which option withdrawal or denied। ठीक है, ओके। नाउ कब तक उसको स्टेटमेंट फर्निश करना है? ये बहुत बार केस सिनेरियो में पूछा, मैंने एक्सप्लेन भी किया था केस सिनेरियोस वाले वीडियोस में। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच ऑप्शन विदड्रॉन और डेट ऑफ डिनायल ऑफ ऑर्डर। समझ आया आपको? फॉर एग्जाम्पल आप 1 अक्टूबर को विदड्रॉ कर लिए स्कीम से, तो यहां से विद इन 30 डेज तक आपके पास टाइम है कि आप वो स्टेटमेंट फर्निश कर दो इनपुट्स का, इनपुट्स हेल्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, हेल्ड इन फिनिश्ड गुड्स, हेल्ड इन स्टॉक, ये सब का आपको स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा। आईटीसी लेना है ना, तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका विड्रॉवल फ्रॉम द स्कीम। ओके, वी हैड रिवाइज दिस सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम इन डिटेल, एवरी पॉइंट। ओके, अब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो मैं क्या करूंगी, अभी अपलोड कर रही हूँ एंड आपको कल आरसीएम और कंपोजिशन स्कीम दोनों के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सो अगर ये पूरा आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अच्छा लगा हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। So yes, thank you for watching। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल।